होता है, नहीं तो पेपर लिखने होते हैं। और आप लोग ज़्यादातर, मैं तो यही बोलूँगा कि ऑनलाइन ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। आप अपने घर पे रहें, और घर पे भी रहें या कहीं ऑफलाइन कैंपस अपना ज्वाइन कर लें, या नहीं तो आपके क्षेत्र में कोई अगर अच्छा टीचर है वहाँ पे आप उससे कंसल्ट करके आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो पढ़ाने का तरीका सबका एक ही तरीके से होता है ना। और कंटेंट सबके पास सेम ही होता है, जो बुक में लिखा होता है वही पढ़ाना है, बाकी कुछ तो पढ़ाना नहीं है। तो अगर कोई टीचर कहता है कि हमारे नोट से इतना क्वेश्चन आ गया, हमारे नोट से इतना क्वेश्चन आ गया, तो सब झूठ बोलता है। क्योंकि देखो अगर उसके नोट से आया तो दूसरे टीचर के भी नोट से उतना क्वेश्चन, सभी टीचर के नोट से आपका जो अगर एग्जाम में आना होगा तो अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन जो होता है ना सारे टीचर के नोट्स में लिखा होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी पर्सनल टीचर के नोट से आए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आना है तो सबके नोट्स में वो चीजें लिखा होगा और हर जगह से वो आएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो इंग्लिश मीडियम में हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। और यहाँ पर जो है इतना डीप में नहीं जाएंगे कि आपको आईआईटी एडवांस का मैं करवा दो, मेंस का करवा दो, ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ पर बोर्ड और नीट का फोकस करूंगा। नीट का भी बहुत डेप्थ में नहीं करूंगा, लेकिन हाँ नीट का भी करूंगा। क्योंकि ये ओवरऑल जो है ना क्लास में ऐसा एज्यूम करता हूँ कि जो बोर्ड के बच्चे हैं, प्रॉपर बोर्ड के, लाइक सीबीएसई बोर्ड हो गया, और भी बहुत सारे मीडियम के बोर्ड है, लेकिन वो इंग्लिश माध्यम में अपना तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले आप सबसे पहले ये समझ लें कि चार्ज क्या होता है। क्योंकि अगर चार्ज नहीं समझेंगे तो आपका जो है ना ट्वेल्थ का आपका फिजिक्स ही समझ में नहीं होगा। क्योंकि ट्वेल्थ का पूरा फिजिक्स जो है ना चार्ज के ऊपर ही डिपेंड, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन्हीं के ऊपर आपका पूरा चीजें चलती है। ठीक है, तो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर चार्ज को कोई परिभाषित करने के लिए बोला तो आप डेफिनेशन इसका तो बहुत सारे डेफिनेशन हो सकता है, ये फंडामेंटल यूनिट है किसी मेटल का, बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरे डेफिनेशन के हिसाब से चलोगे तो बहुत सिंपल डेफिनेशन मैं लिखूंगा। सिंपल डेफिनेशन में क्या लिखूंगा कि चार्ज इज origin of electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोले, दोनों का ओरिजिन अगर देखो ना तो कहीं ना कहीं चार्ज है। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी चार्ज बॉडी है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसका कारण क्या हो सकता है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ चार्ज है। अगर चार्ज नहीं होगा तो उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। और तो अगर मान के चलो दो बॉडी है, एक बॉडी ए मान लेते हैं, दूसरा बॉडी बी मान लेते हैं। अगर ये दोनों के ऊपर चार्ज है तो इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर चार्ज नहीं है तो हम लोग जानते हैं अगर चार्ज नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो ये सब चीजें हम लोग 11th में पढ़े हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, कि अगर दो मास रखा है, मास ए मास बी, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है कि अगर चार्ज ए चार्ज बी तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन अगर अब चार्ज नहीं है बॉडी के ऊपर तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखा कि चार्ज इज ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये बेहतरीन डेफिनेशन भी है। और आपको इस तरह का डेफिनेशन बुक वगैरह में आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चार्ज दो तरह के का होता है ना। अगर पूछे कोई टाइप ऑफ चार्ज तो आप ये कह सकते हैं देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज। तो कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला होता है आपका पॉजिटिव, जिसको हम लोग प्लस वी से डिनोट करेंगे। और आप कह सकते हैं कि निगेटिव, है ना। निगेटिव को हम माइनस बी से डिनोट करते हैं, नेगेटिव। और नेगेटिव को माइनस बी से डिनोट करते हैं। और ये चार्ज दो तरह के चार्ज होता है, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ये बताया था आपने, इस ये चीजें बताया था आपको
बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया था, ठीक है। तो आप ये लिख लेना यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन, ये एम है, फ्रैंक। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि अगर एक ही तरह के चार्ज हुआ है, दैट मीन्स लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा एंड अनलाइक चार्ज होगा अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें मैं लिखता हूँ, एकदम सिंपल सिंपल भाषा में मैं लिखता हूँ, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल करेगा एंड अनलाइक चार्ज आपका क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस चीज को हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि मैंने पॉजिटिव ले लिया और एक और चार्ज ले लिया पॉजिटिव, तो दोनों चार्ज आपका क्या सेम है, यानी कि एक ही तरह का चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लाइक चार्ज बोलेंगे। और ये दो चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में अगर फोर्स लगेगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा यानी कि दूर भगाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लूँ क्या, एक पॉजिटिव ले लूँ और दूसरा नेगेटिव ले लूँ, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव है यानी कि अनलाइक हो गया, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया बात। थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि अगर चार्ज का यूनिट कोई पूछे, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो इसका यूनिट होता है कूलम, सी से डिनोट करते हैं। कूलम जो होता है एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, कूलम छोटा यूनिट नहीं है, ये बिग यूनिट है। तो हमें क्या करेगा ना कि छोटा छोटा यूनिट पे आपको खेलना पड़ेगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन में देगा कुलम ना देकर आपको मिली कुलम दे देगा, माइक्रो कुलम दे देगा, नैनो कुलम दे देगा, इस तरह से आपको चार्ज देखने को मिलेगा। तो इसके भी बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपको दे रखा है 1 मिली कुलम, तो इसका मतलब आप ये समझ जाएंगे 1 × 10⁻³ कुलम हो जाएगा। और अगर मैं दे दूं क्या, माइक्रो कुलम, अगर मैं बोलूँ 1 माइक्रो कुलम है, तो इसका मतलब समझ लेना 1 × 10⁻⁶ कुलम हो जाएगा। और 1 नैनो कुलम, इसका मतलब ये समझना कि 1 × 10⁻⁹ कुलम। और 1 पिको कुलम, इसका मतलब ये समझना 1 × 10⁻⁻12। तो आपको जो है ना चार्ज जो है ना डायरेक्टली आपको कुलम में नहीं देगा, या तो मिली कुलम में देगा, माइक्रो कुलम में देगा, नैनो कुलम में देगा, या नहीं तो पिको कुलम में देगा। और आपको वहां से कन्वर्ट करना पड़ेगा कुलम में। तो ये चीजें आपको आना चाहिए, और यहाँ पर मैंने ये चीजें को लिख ली। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि अगर डायमेंशन कोई पूछे चार्ज का तो क्या होगा, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन जो होता है ए एंड टी होता है, ए फॉर एम्पियर एंड टी फॉर टाइम। ये कैसे होती है, तो ये भी चीजें मैं बता देता हूँ ये कैसे होती है। कि जैसे मैंने ले लिया, हम जानते हैं कि करंट बड़ा, सॉरी 4 हो गया, कि करंट हम लोग पढ़े होंगे क्या 10th में, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ से अगर मैं चार्ज निकालूं तो क्या हो जाएगा, आई टी, यानी कि चार्ज का डायमेंशन मतलब आई और टी का डायमेंशन। तो आई का डायमेंशन क्या होता है, तो आई का डायमेंशन एम्पियर होता है, और टी फॉर टाइम, तो टाइम के लिए हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो डायमेंशन होगा चार्ज का वो क्या होगा, ए एन टी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। एक चीज ये भी समझ ले, नोट में मैं लिख देता हूँ आपको। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज पूछे तो वो होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप इतना जरूर ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर माइनस भी लगाना पड़ेगा।
और इतना ही चार्ज आपका एक प्रोटॉन पे भी होता है। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन में एक बात ध्यान रखना है आपको कि प्रोटॉन में जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर हमें प्लस यहाँ पर लिखें। तो ये वाला दो चीजें, दो पॉइंट आपको याद रखना है, और इस चीज का बहुत ही जरूरत पड़ेगा आपको आने वाला लेक्चर में, ये सब चीज। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे और हम बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज होता है? प्रॉपर्टीज कहने का मतलब इसका इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है, इसका क्या गुणधर्म है, यही होता है क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज का जो होता है ना तीन प्रॉपर्टीज होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता है आपका कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब होता है चार्ज जो होता है आपका कंजर्व होता है। हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, पहले लिख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी। एडिटिविटी मैं जिस तरह से लिखता हूँ आप लोग को भी इसी तरीके से लिखना है, और इसी फॉर्मेट में आप लोग याद रखें। ठीक है, तभी आपको बोर्ड में जो है ना, आप बोर्ड में आप 100 आउट ऑफ 100 ला पाएंगे, नहीं तो नहीं ला पाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मान के चलो 3 मार्क्स में पूछता है तो आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, तीनों को डिफाइंड कर दे, 3 मार्क्स में आ जाए। अगर 2 मार्क्स में पूछे तो बस ये तीनों पॉइंट लिख देना, तो 2 मार्क्स आपका आ जाएगा। अगर 5 मार्क्स में आएगा तो विद एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं तीनों क्वेश्चन के लिए कितना कितना आंसर होना चाहिए मैं यहाँ पर आपको लिख दूंगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब आप लोग ये समझते होंगे कि एनर्जी जो होता है कंजर्व होता है, यानी कि आप एनर्जी को आप तो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइक पोटेंशियल एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे एनर्जी होता है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी को आप ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, एनर्जी आपका क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इसी तरीके से चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या हो गया कि चार्ज भी आपकी क्या होता है, कंजर्व ही होता है। चार्ज को भी आप ना तो गेन कर सकते हैं ना ही लॉस कर सकते हैं। लॉस और गेन का कॉन्सेप्ट जो है चार्ज में भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इन आइसोलेटेड सिस्टम,
इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज आपको क्या रहना वाला है, कंजर्व, कंजर्व दैट मीन्स लॉस और गेन ऑफ चार्ज नॉट पॉसिबल। लॉस और गेन जो होता है चार्ज का आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल से आप लोग को समझाता हूं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, क्या लिखा है एग्जांपल से आप समझे बात को थोड़ा सा। एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि अपने पास एक यूरेनियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 92 और एटॉमिक वेट होता है 238। अब इसमें से हम क्या करते हैं, एक अल्फा पार्टिकल निकाल देते हैं। अल्फा पार्टिकल निकालने का मतलब होता है कि आपने इसमें से हीलियम एटम को निकाला। हीलियम एटम ये होती है, हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है, सॉरी मास नंबर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपने अल्फा पार्टिकल निकाला तो यहाँ पर जो एलिमेंट बचेगा तो उसका जो एटॉमिक नंबर बचेगा 90 ही बचेगा, क्योंकि 2 तो आपने खत्म कर दिया। और ये जो है आपका एटॉमिक मास जो बचेगा कितना बचेगा आपका 234 ही बचेगा। और ये जो होता है ना 90 एटॉमिक वेट होता है थोरियम एलिमेंट का, TH4 थोरियम। प्लस का आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आपने हीलियम एटम निकाला है तो 24। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया, बैलेंस्ड रिएक्शन। अगर मैं इसमें दिखाऊं कि इधर जो रिएक्टेंट तरफ है, ये रिएक्टेंट तरफ है, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है तो बोलोगे क्या सर 92। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही होता है जितना कि आपका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और हम जानते हैं सिंस वी नो दैट कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है सर, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 तो 92 प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो 1 पॉइंट सॉरी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 92 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। आ रहे समझ में? तो रिएक्टेंट साइड में आपका कितना चार्ज हो गया, तो आपका इतना चार्ज हो गया सर, ठीक है इतना चार्ज हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इधर पूछोगे, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो कितना 90 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। देयरफॉर जो टोटल चार्ज इधर भी हो जाएगा, तो 92 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻92। तो आप यहां से क्या देख रहे हैं कि जितना आपका रिएक्टेंट साइड में चार्ज था उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड में भी चार्ज हो गया, यानी कि चार्ज आपका कंजर्व रहा या नहीं रहा। तो 100% आप कह सकते हैं कि सर चार्ज यहाँ पर क्या रहा है, कंजर्व रहा। तो ये था पहला प्रॉपर्टीज। थोड़ा दूसरा प्रॉपर्टीज में हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टीज में हम थोड़ा सा पहुंचते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी जो है आपका क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसका डेफिनेशन के तौर पर लिखता हूँ। क्वांटाइजेशन का मतलब आप ये समझे
कि पैकेट के फॉर्म में होगा, या आइदर एक पैकेट होगा, दो पैकेट होगा, तीन पैकेट होगा, चार पैकेट होगा, इस तरह से। लेकिन अगर आपको बोले कोई 1.2 पैकेट तो ये पॉसिबल नहीं है, 3.2 पैकेट ये पॉसिबल नहीं है, 4.5 पैकेट ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो पैकेट होगा आपका, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेट n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो आपका जो होगा नेट चार्ज होगा, देन जो नेट चार्ज होगा Q इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा, वेयर n बराबर आप ये कह सकते हो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जो n होगा आपका इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। क्या इतना समझ में आया बात? जैसे मैं लिखूं, एग्जाम्पल से इसी चीज को हम समझाते हैं। जैसे मैं लिखूं Q इज इक्वल टू 1 E, क्या यह पॉसिबल है? तो ये 100% पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं लिखूं Q इज इक्वल टू 2E, इसका मतलब क्या है? 2 पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये भी पॉसिबल है। अगर मैं लिखूं Q बराबर 4E, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, 4 पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लेकिन अगर मैं लिखूं क्या, Q इज इक्वल टू 4.2E, तो ये पॉसिबल आपका नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है कि 4.2 पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का पैकेट जब बनेगा तो ये या तो एक पैकेट होगा, दो पैकेट होगा, तीन पैकेट होगा, चार पैकेट हो सकता है, लेकिन 4.2 पैकेट ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना कि अगर चार्ज बराबर सिर्फ और सिर्फ 4.8 दे रखे और ये कुलम दे, चार्ज यूनिट है, बस हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी कुलम 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 सब कुलम है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये अमाउंट दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फॉर्म में नहीं दे रखा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर Q इज इक्वल टू 4.8 और E दे दो तो ये पॉसिबल नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पर एग्जांपल क्वेश्चन से समझाता हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार अच्छा एग्जांपल बनता है। चलिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बताता हूँ कि आपको चार्ज दे देगा, चार्ज बराबर 4.8 इंटू 10 टू द पावर इज पॉसिबल और नॉट। अच्छा, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मार्कर हमारा काम नहीं कर रहा है, तो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़े चाहे हिंदी मीडियम पढ़े, और इधर उधर के चक्कर में ज़्यादा ना फंसे, ज़्यादा फंसोगे पैसा बर्बाद होगा तुम्हारा, है ना। क्योंकि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ वही मैं इधर भी पढ़ाता हूँ। मैं भी नेशनल ब्रांड में काम करता हूँ, तो पर कौन सा कोचिंग में मैं काम करता हूँ उसका नाम आउट नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग का ये ऑथेंटिकेशन नहीं होता, इजाज़त नहीं होती है कि हम लोग कहाँ पे काम करते हैं नहीं करते हैं। अगर ये नाम आउट कर देंगे तो हम अपना चैनल पर फिर वीडियो नहीं बना सकते। तो अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।